सभी लोग लिंक पे ऐड हो जाओ। सभी लोग लिंक को सभी लोग ऐड हो जाओ जल्द से जल्द। तो आप सभी का हमारे चैनल AIUPGT MD UPSC एमओ पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के इतिहास के विषय में। तो ये पोर्शन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है, आपके AIUPGT 2021 के लिए और 22 के लिए। और तो और जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, यानी जो बच्चे सेकंड ईयर में आ चुके हैं अब, उनको प्रॉपर PG एंट्रेंस यानी AIUPGT की तैयारी करने के लिए ये जो है आपको आयुर्वेद का इतिहास पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। तो हम उसमें से आज हम लोग उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे ये आयुर्वेद के इतिहास टॉपिक को। इसमें हम PDF से पढ़ेंगे। ये PDF आप लोगों को क्लास के बाद उपलब्ध हो जाएगी। तो सभी लोग ऐड हो जाइए और अपनी अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। सभी को गुड इवनिंग। जो जो लोग हैं वो लोग अपना अटेंडेंस कर लें गुड इवनिंग करके। तो देखिए, आज हम लोग आयुर्वेद के इतिहास के विषय में बात करेंगे। इसमें हम लोगों को कितने पन्नों का नोट्स पढ़ना है? तो 11 पन्नों का नोट्स पढ़ना है सबसे पहले। तो सम इम्पोर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर, ये हर साल एग्जाम में आपको पूछता है, हर साल। गुड इवनिंग हिमांशु जी। तो हर साल क्वेश्चन आते हैं इन सब बुक से रिलेटेड क्वेश्चन। ग्लॉसरी ऑफ इंडियन मेडिकल प्लांट, ग्लॉसरी ऑफ वेजिटेबल ड्रग्स इन बृहत्तरीज, ठाकुर बलवंत सिंह। ये RN चोपड़ा जो है बड़ा इम्पोर्टेंट काम किए हैं इन्होंने। इतिहास में इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। हम मॉडर्न के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पूरा वैदिक काल से अब तक आयुर्वेद में क्या क्या हुआ और उसके बारे में क्या फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे आज। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, PC रॉय। इंडियन मेडिसिन इन क्लासिकल एजेस, PV शर्मा। तो देखिए, जो बच्चे हमारे चरक सूत्र स्थान की क्लास लेने वाले हैं, तो वो जो है पहले उनका सबसे पहले तो उनका विषय प्रवेश आवश्यक है, और विषय प्रवेश के लिए हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद पढ़ना बेहद जरूरी है। सिस्टम ऑफ आयुर्वेद CU शर्मा ने लिखा है। तो ये जो सारी बुक्स हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन मेडिसिन गिरेंद्र नाथ मुखोपाध्याय। कंट्रोवर्शियल ड्रग इन इंडियन मेडिसिन, बप्पा लाल वैद्य जी। तो ये आपको पूरा समराइज करके याद करना है, ये आपको PDF जरूर मिल जाएगी। तो अब हम देखते हैं वैदिक काल में आयुर्वेद। तो काल जो है, अपनी वीडियो क्वालिटी को सभी लोग बढ़ा लीजिएगा। वैदिक काल में आयुर्वेद की क्या मुख्य बातें रही हैं? तो देखिए, आयुर्वेद जो है वैदिक काल से प्रारंभ होकर संहिता काल और फिर मॉडर्न काल में आयुर्वेद की क्या क्या कंडीशन है, ये हम आज बात करेंगे। तो वैदिक काल सबसे पुराना काल माना जाता है, जैसा कि समझा जाता है। वैदिक काल सबसे है, फिर संहिता काल आएगा, उसके बाद लास्ट में आएगा आधुनिक काल में। वीडियो क्वालिटी को सभी लोग बढ़ा लीजिएगा। तो सबसे पहला देखिए आ रहा है धन्वंतरी जो है चिकित्सा तत्व विज्ञान के लेखक हैं। अश्विनी कुमार चिकित्सा सार तंत्र। अश्विनी कुमार जो हैं दोनों, ये वैद्य थे, 2 वैद्य थे अश्विनी कुमार। ये आपको मिलेंगे ऋग्वेद वगैरह में मिल जाएंगे आपको। वैदिक काल के ही 2 वैद्य हैं। ये ये इतने अच्छे वैद्य थे कि जो भी मस्तक वगैरह कट जाए तो वो भी जोड़ दिया करते थे।
दिवोदास चिकित्सा दर्पण, काशीराज चिकित्सा कौमुदी, नकुल वैद्यक सर्वस्व, जनक वैद्य संदेह, सहदेव। तो इसमें आपको बस अश्विनी कुमारों के बारे में अभी तक जानना है, और जितना भी आप लोग इसमें से याद कर सकें। जैसे च्यवन ऋषि ने जीवादान लिखा है। च्यवन ऋषि ने क्या लिखा था? जीवादान। अपनी वीडियो क्वालिटी को आप लोग इम्प्रूव कर लीजिएगा, क्योंकि आपको धुंधला दिख सकता है, लेकिन अपनी जब क्वालिटी को आप यहाँ पर 3 डॉट्स बने होंगे उनको बढ़ाएंगे तो 144 से जब ऊपर ले जाएंगे तो आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। यम ने ज्ञानार्णव, जाबाल ने तंत्रसार लिखा है। वैदिक वांग्मय जो है वेदांग के 6 जो है अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं वेदांग के 6 अंग हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में ऋग्वेद जो है का काल याद कर लीजिए, 4000 से 6000 ईसा पूर्व। 4000 से 6000 ईसा पूर्व ऋग्वेद का काल है। इसमें भी आपको आयुर्वेद मिलता है। आयुर्वेद आपको यहाँ पर भी मिलता है। तो क्या क्या मिलता है? अश्विनी कुमार ने दधीची से मधु विद्या तथा प्राग विद्या सीखा। अंग प्रत्यारोपण पहले होता था। संजीवनी विद्या में कुशल थे। कौन? अश्विनी कुमार। और अश्विनी कुमार को देवों का भिषज कहा गया है। ये देवों के भिषक थे। ऋग्वेद में मंडल की संख्या है 10 और यह प्राचीनतम है, आप लोग को पता ही है। इसके प्रमुख भाष्यकार हैं सायण। इसमें क्या क्या मिलता है? देखिए, वानस्पत्य एक आता है। वानस्पत्य क्या होता है आप लोग बता सकते हैं तो बताइए। जिसमें फल और फूल दोनों लगे, जिसमें केवल फल लगे, जिसमें केवल फूल लगे, या कोई नहीं। तो वानस्पत्य क्या होता है सबसे पहले आप लोग बताइए। जो लोग भी अभी कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है पूजा तिवारी जी आपका, दोनों। वानस्पत्य मीन्स जो दोनों होता है। तो वानस्पत्य को ऋग्वेद में वनिन शब्द के द्वारा बताया गया है। सप्त धातुओं का भी विवरण मिलता है ऋग्वेद में। सप्त सिंधु के नाम से कहा गया है। अब आइए अथर्ववेद। तो अथर्ववेद आयुर्वेद का वेद माना जाता है। आयुर्वेद के जो भी हमारे भाग हैं वो अथर्ववेद से प्राप्त होते हैं, लेकिन लिखा ऋग्वेद में भी है, लेकिन मेजर पोर्शन यहाँ से। तो देखो, अथर्ववेद में त्रिदोष सिद्धांत में मिलता है। जब आप अथर्ववेद अगर पढ़ेंगे तो वहां पर भी त्रिदोष सिद्धांत मिलेगा, वात, पित्त और कफ। बस नाम थोड़ा अलग रहेगा। जैसे वात को वात कहा गया है, पित्त को सुष्म या मायु कहा गया है, कफ को अभ्र और बलास कहा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अथर्ववेद में अभ्र शब्द को किससे कोरिलेट किया जाता है? तो कफ से कोरिलेट किया जाता है। ये त्रिदोष सिद्धांत आपको कहाँ मिलता है, ये पूछा जा सकता है। तो त्रिदोष सिद्धांत आपको कहाँ पर मिलता है? अथर्ववेद में सबसे पहले। कल्प सूत्र 5 होते हैं: कौशिक, द्वैतान, नक्षत्र, शांति, कल्प। मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम औषधि है प्रश्नपर्णी। याद रखिएगा, प्रश्नपर्णी जो है सबसे पहला औषधि है। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पूछा जा सकता है कि मानव द्वारा प्रथम प्रयोग में किया जाने वाला औषधि। हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद के क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल AIAPGT में, और जो छात्र अभी विषय प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा आवश्यक है कि उनको एटलीस्ट ये जानकारी रहे कि आयुर्वेद जो है कहाँ से आया, कहाँ से है। तो हमारे वेदों से ही आया है। आयुर्वेद का अधिकांश वर्णन द्वितीय कांड में मिलता है। देखो, अथर्ववेद में 20 कांड हैं और आयुर्वेद द्वितीय कांड में मिलता है। अब रोगों के भेद, 2 भेद बताए हैं उसमें:
रोगों के दो भेद हैं, सपथ्य, वारुण्य। सपथ्य और वारुण्य नाम से दो भेद बताए गए हैं। तो इसमें आहार निमित्तज सपथ्य है और वरुणीय है शापादि निमित्तज। तो दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, ये युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा इसके लिए की जाती है। जो आहार के द्वारा उत्पन्न होती है उन रोगों को युक्ति व्यपाश्रय के द्वारा चिकित्सा साध्य किया जाता है, और जो वर्ण शपादि निमित्त होते हैं, शप यानी शाप आदि, यानी किसी को श्राप दे दिए, उससे बनते हैं, तो दैव व्यपाश्रय चिकित्सा करनी चाहिए। निज के लिए रोग तथा आगंतुज के लिए आश्राव शब्द का प्रयोग किया गया है। शरीरस्थ अग्नि के लिए वैष्णावर तथा विषम ज्वर के लिए ताकमा शब्द का प्रयोग किया गया है। ताकमा, विषम ज्वर नाचनी यवागु कौन सी होती है? आप लोगों को बता होगा तो बताओ। वैष्णावर जो है, शरीरस्थ अग्नि को कहते हैं वैष्णावर, उसमें कहा गया है। आंसर देने का प्रयास कीजिए। विषम ज्वर नाचनी यवागु। जल्द से जल्द आंसर करने का प्रयास कीजिए। किससे सिद्ध किया गया? तो गो मांस से के रस से सिद्ध किया गया जो यवागु होता है वो विषम ज्वर नाशनी होता है। औषध तथा वनस्पति शब्द का प्रयोग लेकिन वानस्पत्य तथा विरुद्ध का नहीं किया। गोमांस बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। तो देखो, अथर्ववेद में प्लांट्स का जब डेफिनेशन बताया गया है, तो इसमें हम आयुर्वेद में देखते हैं औषध, वनस्पति, वानस्पत्य और विरुद्ध। औषध क्या होती है? फल, जिसका फल पकने पर वो मर जाती है। वनस्पति क्या होती है? जिसमें केवल फूल लगते हैं, जिसमें केवल फल लगते हैं, और वनस्पति में दोनों लगते हैं। विरुद्ध जो लताएं होती हैं। तो ये तो हो गया यहाँ पर औषधि वर्ग में, लेकिन इन्होंने अथर्ववेद में औषध और वनस्पति को रखा है, वानस्पत्य और विरुद्ध को नहीं रखा है। वनस्पतियों का पिता किसको कहा गया है? अंतरिक्ष को, यानी महाभौतिक संगठन के तौर पर भी बताया गया है। वनस्पतियों का पिता अंतरिक्ष को कहा गया है, माता पृथ्वी को, मूल समुद्र को। जिस प्रकार पुष्पों का सार मधु, उसी प्रकार धातुओं का सार ओज कहा गया। इस सिद्धांत आपको अथर्ववेद में मिलता है। सर्पदंश, उसके विष का निवारण हेतु मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो सर्पदंश में या विष चिकित्सा में मंत्र का सबसे पहला प्रयोग कहां पर मिलता है? तो कहां पर मिलता है? अथर्ववेद में। तो यहां से अब लोग ये देख रहे हैं, औषधियां जो है 4 प्रकार की होती हैं: आथर्वणी, आगिरसी, देवी, मनुष्यजा। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अब ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में 67 औषधियों का जिक्र मिलता है, यजुर्वेद में 81 औषधियों का, अथर्ववेद में 289, और ब्रह्मांड को ये ग्रंथ है 129, उपनिषद 31। इतने औषधियां। तो अथर्ववेद में देखो सबसे ज्यादा किसमें है? अथर्ववेद में। तो इसलिए इसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अथर्ववेद को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ 289 है, बाकी सब में है, ऐसा नहीं कि बाकी सब में नहीं है। कुछ लोग आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकते हैं, क्या आयुर्वेद का जिक्र केवल अथर्ववेद में मिलता है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऋग्वेद में भी मिलता है, यजुर्वेद में भी मिलता है, उपनिषदों में भी मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा अथर्ववेद में मिलता है। ये आंसर सटीक होगा। उपनिषदों की संख्या 108 है और उनका काल है 1000 से 2000 बीसी। अब देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन आ रहा है, आयुर्वेद अवतरण।
आयुर्वेद अवतरण चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार, भाव प्रकाश, अष्टांग हृदय और कश्यप के अनुसार। तो चरक संहिता के अनुसार याद रख लो, बड़ा इंद्र का भार, ब्रह्मा दक्ष प्रजापति। देखो आयुर्वेद का ज्ञान जो है, जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान केवल और केवल स्वर्ग में था, और आद्य उपदेष्टा पूछा जाता है। आयुर्वेद का आद्य उपदेष्टा कौन है? जब आ जाए आदि उपदेष्टा या आद्य उपदेष्टा, तो आप लोग क्या आंसर करेंगे? जल्द से जल्द बताइए। आद्य उपदेष्टा ऑफ आयुर्वेद, तो आंसर आप लोग क्या देंगे? गलत जवाब है, भरद्वाज नहीं है, ब्रह्मा है। ब्रह्मा है, वेरी गुड सीवी गुप्ता। जब भी आद्य उपदेष्टा, अब जैसे आदि योगी, आदि उपदेष्टा, ये सब आ जाए तो वहां ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सब चीजों के बारे में आप बात कीजिएगा। आदि मीन्स होता है पहला, पहला जो उपदेशक है वो है, तो यहाँ पर ब्रह्मा शब्द आ गया तो बिल्कुल सही है, ब्रह्मा। आदि उपदेष्टा ब्रह्मा, फिर दक्ष प्रजापति को ज्ञान दिया, फिर अश्विनी कुमार के पास ज्ञान है। यही दोनों, ये देखो हर जगह है। स्वर्ग में सिस्टम सेम है, इंद्र, पहले ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र। बदला कहां पर? यहां पर बदला है। तो यहां से चेंजेस आ गए हैं हर संहिता के अलग अलग, यहाँ के पहले सेम सेम है। तो चरक का पढ़ लीजिए, भारद्वाज, आत्रेय, 6 शिष्य। तो भारद्वाज परम तपी थे, उनको उनको भेजा कहाँ गया? स्वर्गलोक में उनको भेजा गया। क्यों? क्योंकि वो परम तपस्वी थे, परम तपा थे। शब्द आया है चरक संहिता में परम तपा। भरद्वाज परम तपा होने के कारण उनको भेजा गया, क्योंकि भेजने का मतलब ये था कि आप वापस भी आ सकें। तो भारद्वाज को इस लोक इधर स्वर्गलोक में भेजा गया आयुर्वेद का ज्ञान लाने के लिए। उन्होंने फिर आत्रेय को दिया, आत्रेय ने अपने 6 शिष्यों को ज्ञान दिया, 6 शिष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। और उसके बाद अग्निवेश, अग्निवेश तंत्र का निर्माण हुआ। अग्निवेश तंत्र के निर्माण के बाद ये बताइए आप लोग, प्रतिसंस्कृत कौन किया? जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बताइए। चरक संहिता का प्रतिसंस्करण ऑफ चरक संहिता किसने किया है? सबसे जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है, चरक ने किया है। प्रतिसंस्कार चरक ने किया है। और चरक संहिता को जो है संस्कार जो है प्रतिसंस्कृत चरक ने किया है। पहले उसको अग्निवेश तंत्र के नाम से जाना जाता था। यही सुश्रुत संहिता में धन्वंतरी ने उपदेश दिया है, इंद्र के बाद धन्वंतरी ने, और फिर सुश्रुत ने, फिर सुश्रुत संहिता बन गई। फिर आत्रेय, अग्नि, इसमें देखो अष्टांग हृदय में आत्रेय हैं, पहले आत्रेय आ गए, फिर अग्निवेश, यहाँ पर अग्निवेश पर खत्म होता है, आत्रेय एंड अग्निवेश। कश्यप संहिता में कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि व भृगु। तो इस तरह से जो है ये 4 शिष्य डायरेक्ट आ गए थे कश्यप संहिता में। तो अब हम लोग अवतरण के बारे में देख लिए हैं। ब्रह्मा से इंद्र काल ब्रह्मा से इंद्र काल जो है वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। जैसे ब्रह्मा से इंद्र का काल जो है वैदिक काल के अंतर्गत आता है। उसके उपरांत संहिता काल, ये दिस काल इज नोन एज संहिता काल। इंद्र के बाद हुआ पौराणिक काल। आयुर्वेद का आद्य उपदेष्टा ब्रह्मा है, भूलना मत। आद्य मीन्स होता है आदि उपदेष्टा। जैसे आदि योगी भगवान शिव को कहा जाता है, इसी प्रकार ब्रह्मा जी आद्य उपदेष्टा है। अब आ जाओ आप लोग संहिता काल पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, बृहत्तरी और लघुत्तरी। बृहत्तरी में क्या क्या आता है? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम, ये 3 आते हैं।
लघुत्री में माधव निदान 7वीं शताब्दी में। ये सारंगधर का एक बार पूछा था कौन सा शताब्दी है, सारंगधर संहिता की कौन सी शताब्दी है, तो यहां से देख लो आप लोग 13वीं शताब्दी सारंगधर संहिता। भाव प्रकाश संहिता की 16वीं शताब्दी है। माधव निदान सबसे पुराना, फिर सारंग, फिर भाव प्रकाश। तो याद करने के लिए आप लोग याद कर सकते हैं भा मा शा, लेकिन ये याद रखिएगा कि माधव निदान सबसे पहले है, फिर सारंगधर संहिता, उसके बाद भाव प्रकाश संहिता। तो ये है लघुत्री, बृहत्त्री, लघुत्री। इन तीनों का अध्ययन आपको करना है। इन सभी चीजों का आपको एमडी एंट्रेंस में अध्ययन करना है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको अध्ययन करना है, इनको दोनों को जोड़कर। इसका तो आपको संपूर्ण अध्ययन करना है और इसका आपको पार्शियल अध्ययन करना है, इसका संपूर्ण करना है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। आगे बढ़िए, हम लोग पढ़ते हैं चरक संहिता के मूल विषय के बारे में। तो मूल उपदेष्टा हैं, इनको एक्सपाउंडर कहा जाता है, पुनर्वसु आत्री। तो मूल उपदेष्टा मतलब जो चरक संहिता में बोल रहे हैं। तो हर चैप्टर में आप लोग देखेंगे, हर चैप्टर में आप लोग ये देखेंगे। थोड़ी नेटवर्क में गड़बड़ी हो गई है क्या? थोड़ा देखिए, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल जो है नेटवर्क की समस्याएं आती ही रहती हैं। नेटवर्क की समस्याएं देखिए आती रहती हैं, ये हमारे नेटवर्क की डिफॉल्ट है, हमारे क्लासेस की डिफॉल्ट नहीं है। और अगर नेटवर्क डिफॉल्ट होता है भी है तो आपको फिर से लिंक दी जाएगी, आप जुड़ जाइएगा और बाद में सारे वीडियोस को एक साथ मिलाकर आपको दिया जाएगा। सभी वीडियोस आपको एक साथ उपलब्ध, मतलब एक साथ जोड़कर एडिटिंग करके आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इसमें दिक्कत की बात नहीं है कि रुक रहा है वीडियो, थोड़ा बहुत रुकता ही है। मूल उपदेष्टा एक्सपाउंडर पुनर्वसु आत्रेय, तंत्रकर्ता ऑथर अग्निवेश। तंत्रकर्ता अग्निवेश हैं 1000 बीसी। इसका भी देखो, पुनर्वसु का भी 1000 बीसी लिख लो, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा के तहत ही ज्ञान होता है। तो जिस समय गुरु रहेगा उसी समय तो जो है उसका शिष्य रहेगा। गुरु और शिष्य एक साथ ही तो होंगे। तो मूल उपदेष्टा और तंत्रकर्ता दोनों एक साथ हैं, बस ये बोल रहे थे, ये लिख रहे थे। बाकी भाष्यकार या प्रतिसंस्कर्ता जो हैं चरक हैं 200 से 320, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व इन्होंने कार्य किए हैं अपने। पूरक हैं द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता कंप्लीटर दृढ़बल। तो दृढ़बल ने बाद में अपने अध्यायों को जोड़ा है, दृढ़बल ने अपने अध्यायों को जोड़ा है इसमें बाद में 44 अध्यायों को, वो आपको बाद में मिलेगा। वो क्यों हुआ, वो घटना के बारे में आप लोग को बता दूं कि हमारे जो है देश पर आक्रमण हुआ करते थे, पुराने समय से ही आक्रमण हुआ करते थे। और जब भी आक्रमण हुआ करते थे हमारे मेन चीजों जैसे कि बुक्स वगैरह को जलाया जाता था। तो अगर बुक्स को जला रहे हैं तो हमारे चरक संहिता का भी यही हाल हुआ। तो उसके पिछले अध्यायों को जला दिया गया, पिछले अध्यायों को के जो है पांडुलिपियां खत्म कर दी गई। लेकिन हमारे जो दृढ़बल जी थे, इन्होंने इसको कंप्लीट किया, इसको पूरा रीड किया, अपने माइंड में उस तरह से मेकअप कर लिया कि मैं अगर आत्रेय होता तो मैं क्या बोलता, और मैं अगर अग्निवेश होता तो मैं क्या क्वेश्चन पूछता। इस तरह से उन्होंने और कई तरीके के साक्ष्यों के आधार पर कंप्लीट किया, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चरक सूत्र 1 में चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत है, चरक चिकित्सा अग्निवेश कृत है। आयुर्वेद अवतरण का संबंध जो है, वीडियो रुका तो नहीं है, तो आयुर्वेद अवतरण का संबंध जो है चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत यहाँ पर मिलता है और चरक चिकित्सा एक बड़े अग्निवेश तंत्र में मिलता है।
आगे बढ़िए। चरक संहिता संस्कृत टीकाएं। तो चरक संहिता की बहुत सारी टीकाएं हैं, हर टीकाओं पर क्वेश्चन आता है। जैसे चरक न्यास, हम लोग कौन सा पढ़ते हैं? आयुर्वेद दीपिका, ये चक्रपाणी वाला पढ़ते हैं हम लोग, और 11वीं सेंचुरी में इसको कहा गया है। पढ़ते यही है, लेकिन क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है। बृहद तंत्र प्रदीप किसके इसके लेखक कौन है? निरंतर पद व्याख्या का कौन है? जेजट। या फिर स्वामी कुमार की रचना कौन सी है? तो चरक पंजिका। तो कुछ भी पूछ सकता है, इसमें कोई गारंटी तो है नहीं कि कौन सा पूछेगा। तो आपको क्या करना है, इसके एक नोट्स अपने अपना जो रूम है उसमें चिपका लेना है और इसको निरंतर देखना है। आयुर्वेद दीपिका याद रहना है, ये तो याद रहेगा क्योंकि आप लोग इसी से इसकी चक्रपाणी टीका आप लोग पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे इसकी। ये संस्कृत टीका है लेकिन हम लोग इसके रेफरेंस को लेकर पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चरक वृत्ति 11वीं सेंचुरी 13वीं सेंचुरी। चरक प्रदीपिका, ये देखो ये था आयुर्वेद दीपिका और ये है चरक प्रदीपिका। ज्योतिष चंद्र सरस्वती 20वीं शताब्दी में संस्कृत टीका लिखे हैं। तो यानी अभी भी हमें संस्कृत टीका लिख सकते हैं, जिन्हें संस्कृत बहुत अच्छी आती है वो आज भी लिख सकते हैं इसके ऊपर। तो चरकोपस्कार नवीनतम टीका है योगेंद्र नाथ सेन की 20वीं शताब्दी में। तो सबसे नवीनतम टीका कौन सी है? चरकोपस्कार जल कल तरु। कंट्रोवर्शियल है बड़ा, बहुत ज्यादा, क्योंकि गंगाधर राय थोड़ा कंट्रोवर्शियल वैज्ञानिक थे, या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़े कंट्रोवर्शियल थे गंगाधर राय। क्यों कंट्रोवर्शियल थे? क्योंकि इन्होंने लगभग कई चीजें हमें अपोजिट दे दी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप लोग शक्तिमान देखते होंगे बचपन में। बचपन में आप लोग शक्तिमान देखे होंगे, उसमें गंगाधर था, तो वो बड़ा मूर्ख टाइप का था। वैसे मैं गंगाधर राय को मूर्ख नहीं कह रहा, लेकिन वो थोड़ा सा इस तरह था, उसने अलग अलग बातें रखी, अपनी अपोजिट बातें रखती थी। तो गंगाधर राय भी थोड़े अपोजिट माइंडसेट के थे, उन्होंने जल कल तरु लिखा है। फॉर एग्जाम्पल विष गतियों के विषय में उन्होंने अपने विवरण अलग दिए हैं। जैसे जांगवम स्याद अधोभागम ऊर्ध्वभागम तो मूलजम, अकॉर्डिंग टू चरक ये है आपका विष गति का श्लोक। गंगाधर राय ने इसका उल्टा मान लिया है। इन्होंने कौन सा लिखा है? जल कल तरु। इसको जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा आपको डिफरेंस पता चलेगा। आगे बढ़िए। चरक संहिता के हिंदी व्याख्याकार हम लोग को कौन सी पढ़ना है? आप लोगों को इसमें दिख रहा हो तो बताइएगा, हम लोगों को कौन सी संहिता पढ़नी होती है? श्री कृष्णलाल, राम प्रसाद शर्मा, आत्रिदेव विद्यालंकार, विद्योतनी, चरक चंद्रिका, वैद्य मनोरमा, कौन सी हम लोगों को पढ़नी रहती है? तो हम लोगों को मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ विद्योतनी टीका। विद्योतनी टीका आपको पढ़नी है, जो कि लिखा किसके के द्वारा गया है? काशीनाथ शास्त्री और गोरखनाथ चतुर्वेदी। तो आप लोग यही किताब फॉलो कीजिए। जो हमारे हमारे जो भी नए विद्यार्थी हैं उनको मैं बता दूं कि गोरखनाथ चतुर्वेदी और काशीनाथ शास्त्री बिल्कुल याद करने होते हैं आपको। सभी तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपको याद करने होते हैं, एक एक साथ याद नहीं होता है। ये अपने आप, जो भी आपको टीकाएं दूंगा मैं, आप उसको लिख कर एक चार्ट पेपर ले आइएगा, चार्ट पेपर लिख कर अपने रूम पर चिपका दीजिए, उसको आप लोग डेली देखते रहेंगे, याद होता रहेगा। और वो सब धीरे धीरे याद होने वाली चीजें एक बार में नहीं याद होती, बस चिपका दीजिएगा तो याद हो जाएगी। अमृत प्रभ न्यास, हम लोग को विद्योतनी टीका पढ़नी है, जो कि इन्होंने लिखी है काशीनाथ शास्त्री गोरखनाथ चतुर्वेदी। अगला पॉइंट देखिए, गयदास को चंद्रिकाकार कहा गया है। चरक संहिता के अंग्रेजी अनुवाद हैं अविनाश चंद्र। तो चरक संहिता के अंग्रेजी अनुवादक कौन है?
अविनाश चंद्र 1891-99 कोलकाता के थे, कोकट के थे ये, लिखा हुआ है कोकट, या अभी मैं कंफर्म करके आप लोगों को बताऊंगा। अंग्रेजी संस्करण जामनगर से 1949 में प्रकाशित हुआ, याद रखिएगा, अविनाश चंद्र। चरक संहिता तथा चक्रपाणी टीका के अंग्रेजी अनुवादक हैं रामकरण शर्मा। तो अंग्रेजी जितनी भी इंग्लिश लिटरेचर है वो आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और जो इसमें आपको पीडीएफ दिख रही है वो आपको सबसे इम्पोर्टेंट टीकाएं के विषय में बात रखी जा रही है, लेकिन आपको 43 भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, सारी टीकाएं आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन हम जो बुक से पढ़ा रहे हैं या फिर जो पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं वो बुक बेहतरीन है, आपको वही एग्जाम में आता है। चरक संहिता का अरबी अनुवाद है सरक इंडियानाज। तो अरबी अनुवाद ऑफ चरक संहिता सारक इंडियानास। और चरक क्लब का जो है स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी 1898 में प्रोफेसर ऑसलर के द्वारा। तो न्यूयॉर्क तक चरक क्लब की स्थापना हुई बाय प्रोफेसर ऑसलर। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद में। चरक संहिता का उल्लेख अल उर्नी में भारत यात्रा के दौरान किया था। तो चरक संहिता का उल्लेख अल वरुणी 11वीं सेंचुरी भारत के दौरान किया था। अब देख लो चरक संहिता में परिषद, परिषद क्या होती है? परिषद आप लोगों को पता ही होगा, ये है सेमिनार। क्या है ये? सेमिनार है। तो प्रथम सेमिनार, द्वितीय सेमिनार, ये किस तरह से 7 प्रकार की सेमिनार है। चरक सिद्धि स्थान में, षष्ठम अध्याय में, पंचम अध्याय में, पंचम जो है परिषद जो है चरक शारीर 3 में, चरक सूत्र 26 में, 25 में, 12 में ये सूत्र स्थान में है, ये 2 शारीर और ये एक सिद्धि, उनका विवरण आपको यहाँ पर मिल रहा है। जैसे कि 26वां है रसों की संख्या निर्धारण, और 25 वाला है पुरुष एवं विकारों की उत्पत्ति। देखिए काशी जो क्षेत्र है ये एक आध्यात्मिक क्षेत्र माना जाता है, ये क्या क्या है? एक आध्यात्मिक क्षेत्र। तो यहाँ पर आत्मा विषयक संभाषा प्रकरण हुई थी, याद रखिएगा। संभाषा परिषद प्रकरण 25वां अध्याय है, काशी में हुआ था, क्योंकि काशी एक आध्यात्मिक नगरी है और यहाँ आत्मा संबंधी बातें हर लोग करते रहते हैं। वात का गुण दोष 12 में, हिमवत पार्श आयुर्वेद अवतरण, चरक शारीर 6 गर्भ में प्रथम अंग की उत्पत्ति। तो चरक सिद्धि 11 में ये रखा गया है बस्ती के लिए उपयुक्त संशोधन फलों में श्रेष्ठता। तो संशोधन फलों में श्रेष्ठता के बारे में अब आ जाओ लोग सुश्रुत संहिता के विषय में। सुश्रुत संहिता के विषय में आप लोगों को कुछ जानकारियां होनी चाहिए पहले से। तो उसमें 4 थे, यहाँ 5 हैं, यहाँ 5 लोग हैं सुश्रुत संहिता को कंप्लीट करने के लिए। मूल उपदेष्टा धन्वंतरी। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, चरक सुश्रुत संहिता के आद्य उपदेष्टा कौन है? Who is the आद्य उपदेष्टा ऑफ सुश्रुत संहिता? आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। आद्य उपदेष्टा ऑफ सुश्रुत संहिता, देखो सभी लोग गलती कर रहे हो। आद्य उपदेष्टा ब्रह्मा ही रहेंगे, वो चाहे चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, वाग्भट संहिता हो, नागार्जुन हो, एनीथिंग। आयुर्वेद की एक बिंदु भी है उसका मूल उपदेष्टा जो है ब्रह्मा है, मतलब आयुर्वेद आद्य उपदेष्टा। मूल उपदेष्टा तो सुश्रुत संहिता के धन्वंतरी है। धन्वंतरी उवाच 2350 सेंचुरी बीसी, ये
1000 से 1500 BC है ये। उनके शिष्य भी इतने में ही है। वृद्ध सुश्रुत तंत्र करता है, प्रति संस्कर्ता है सुश्रुत। तो चरक के प्रति संस्कर्ता थे चरक, तो इसके हैं सुश्रुत। यही असली सुश्रुत हैं, वो वृद्ध सुश्रुत हैं ऊपर वाले। 3rd सेंचुरी AD। और चरक में देखो, चरक में आपको 200 शताब्दी मिलता है। 200 से 300 शताब्दी BC पहले मिलता है, चरक ने काम किया है, और सुश्रुत ने बाद में। तो यानी चरक पहले लिखा गया था, फिर सुश्रुत लिखा गया था। यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। प्रतिसंस्कर्ता पूछा जाता है नागार्जुन। देखो अभी हमारे लोगों की कौन सी क्लास चल रही है? उत्तर तंत्र की क्लास चल रही है। उत्तर तंत्र को किसने जोड़ा है? नागार्जुन ने जोड़ा है। कौन सी शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में। पाठ्य शुद्धिकर्ता कौन है? जेजट। पाठ्य शुद्धिकर्ता जो है जेजट है। जेजट के टीका के आधार पर 10वीं शताब्दी में हुआ है। अब आ जाओ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुश्रुत विश्वामित्र के पुत्र थे। इंद्र की आज्ञा से दिवोदास ने काशी नगर की स्थापना की। इंद्र की आज्ञा से दिवोदास एक हैं, उन्होंने किसकी, कौन सी नगरी? काशी नगरी की स्थापना की। काशीराज दिवोदास धन्वंतरी काल 1500 से इतना ईस्वी पूर्व था। और चरक याज्ञवल्क स्मृति सुश्रुत मनुस्मृति काल के थे। तो यहाँ से ये बात हमको समझनी है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण टीकाओं के बारे में। अब जैसे आप लोग बता रहे हैं कि सारी टीकाओं के बारे में आने लिखा है, तो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट टीकाओं को यहाँ पर सेलेक्ट किया है, जो कि क्वेश्चन में आए हुए हैं, हमेशा आते रहते हैं। टीकाएं बहुत हो सकती हैं, लेकिन हमने बहुत सटीक चुना है। तो ये गयदास वाला पूछता है, न्याय चंद्रिका बृहद पंजिका, लघु पंजिका भास्कर, भानुमति चक्रपाणी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भानुमति चक्रपाणी ने लिखा है। जो हमारे चरक वाले चक्रपाणी हैं, उन्होंने ही सुश्रुत पर भानुमति लिखा है, और भास्कर ने लघु पंजिका। निबंध संग्रह डल्हण ने लिखा है। तो डल्हण वाला हम लोग पढ़ते हैं। सुश्रुत का कौन सा पढ़ते हैं? संस्कृति का डल्हण वाला पढ़ते हैं। सुश्रुतार्थ संदीपन हराणचंद्र, ये संस्कृत टीका में डल्हण बहुत ही फेमस है। बाकी चक्रपाणी चरक वाली फेमस है, लेकिन यहाँ पर भानुमति लिखी है। गुणपदगंधा, ये ब्रह्मदेव ने लिखा है। सुश्रुत संहिता पर प्रथम टीका जेजट द्वारा 19th सेंचुरी में लिखी गई थी। सुश्रुत संहिता में सिद्धि और विमान, उसमें देखो सुश्रुत संहिता में 5 ही हैं टोटल, 5 + 1। इसमें कोई सिद्धि विमान और इंद्री नहीं है, जबकि चरक में है। हिंदी टीकाओं में सबसे महत्वपूर्ण टीका कौन सी है? आयुर्वेद तत्व संदीपिका। इसी से हम लोग पढ़ाई करते हैं। इसको किसने लिखा है? अंबिकादत्त शास्त्री। आयुर्वेद रहस्य दीपिका भास्कर गोमड़े घाणेकर ने लिखा है। सुश्रुत संहिता में सूत्रों की संख्या है 8300, कुल द्रव्यों की संख्या है 573, कुल रोगों की संख्या है 1120। वर्तमान सुश्रुत संहिता 10th सेंचुरी की है, जो यहाँ से प्राप्त होती है न्याय चंद्रिका से। सुश्रुत संहिता के अंग्रेजी अनुवादक हार्नले, कुंजीलाल भिसकरत्न, GD सिंघल, लेटिन के हेसलर। तो ये अनुवादक जो है फॉरेन लैंग्वेजेस में भी के हुए हैं। अंग्रेजी अनुवादक हैं हार्नले, कुंजीलाल भिसकरत्न, GD सिंघल और लैटिन में हेसलर। विशिष्ट योगदान ऑफ सुश्रुत संहिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सुश्रुत संहिता ने सबसे पहले क्या क्या दिया है? तो शव छेदन का प्रथम वर्णन, नासा एवं कर्ण संधान विधि का वर्णन किया है,
ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। 100 छेदन का पहला वर्णन यहाँ मिलता है। चूर्ण क्रिया अयस्कृति, ये अयस्कृति आप लोग पढ़ लीजिएगा चरक चिकित्सा स्थान में, इससे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन आएंगे इससे। चूर्ण क्रिया का भी यहाँ पर पहली बार बताया गया। शिरोवस्ती, तैलद्रोणी, घृतद्रोणी का प्रथम वर्णन। अरिष्ट निर्माण का पहला वर्णन कहाँ मिलता है? तो आप लोग सारंगधर मत कीजिएगा, सुश्रुत संहिता कीजिएगा। षड क्रिया काल का वर्णन वर्ण प्रश्नाध्याय में किया है। विष कन्या का प्रयोग सुश्रुत कल्प 1/44। फेनास्म और हड़ताल का वर्णन यहाँ पर मिलता है। लाग रक उदरशूल विलंबिका का प्रथम वर्णन यहाँ पर मिलता है। रक्त को चतुर्थ दोष माना है। आप लोग ये बताइए कि जिस प्रकार रक्त जो है सुश्रुत के लिए महत्वपूर्ण है, यानी चतुर्थ दोष का संज्ञा दे दी जाती है, उसी प्रकार चरक संहिता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? चरक संहिता के लिए आप लोगों को क्या महत्वपूर्ण मिल सकता है? जिस प्रकार सुश्रुत संहिता के लिए रक्त है, उसी प्रकार चरक संहिता के लिए क्या है? तो देखो, चतुर्थ दोष जो है, चतुर्थ दोष आम को माना जाता है। चतुर्थ दोष चरक में आम को माना जा सकता है। आम दोषज विकारों के विवरण में बताया गया है। तो रक्त अवसेचन नहीं है, ये रक्त को चतुर्थ दोष माना है। ये तो आप लोग सही बोल रहे हैं, रक्त मोक्षण हाफ ट्रीटमेंट है, उसी में बस्ती ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर आम दोष और रक्त दोष के विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि आमज रोग के बारे में और रक्तज रोगों के बारे में। आमज रोग चरक में भरे मिलेंगे और रक्तज रोग सुश्रुत में भरे मिलेंगे। नाभि में प्राणों की स्थिति माना है। सिद्धक निर्गुंडी का प्रथम प्रयोग यहीं पर मिलता है। लता कस्तूरी, सिद्धक, चक्रवन, भिल्लोट, सर्पगंधा, पुत्रजीवक, नादिबल्लातक, महानिम्ब। जो मैंने कल फोटो भेजी थी उसका नाम है महानिम्ब। आप लोग निम्ब बहुत बता रहे थे, वो महानिम्ब था। तो महानिम्ब का प्रथम विवरण कौन दे रहा है? आचार्य सुश्रुत ने दिया है, याद रख लीजिएगा। सर्पगंधा, महानिम्ब वो सुश्रुत में पहली बार आया है। अब हम लोग बात करते हैं जनपदोध्वंस से रिलेटेड। आचार्य चरक ने जिस चीज को जनपदोध्वंस कहा है, उसको सुश्रुत ने मरक शब्द से नाम लिया है और भेल ने जन्मार शब्द का प्रयोग किया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमडी या फिर यूपीएससी एंट्रेंस में, यानी औपसर्गिक रोगों के लिए या फिर इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए ये कहा गया है। आ जाइए आप लोग आगे, अष्टांग हृदय पर। 7वीं शताब्दी सबसे नई संहिता है ये, बृहत्तरी में सबसे नई संहिता यही है। इसमें देखो अष्टांग हृदय में मतलब वाग्भट संहिता में 2 होते हैं, लघु वाग्भट और वृद्ध वाग्भट। वृद्ध भागवत ये वाला लिखे हैं, लघु वाग्भट ये लिखे हैं। इनमें अध्यायों का कुल विवेचन इस प्रकार है। सूत्र स्थान में 40 अध्याय, इसमें 30 अध्याय हैं। आप लोग अष्टांग हृदय 30 अध्याय वाला पढ़े ही होंगे फर्स्ट ईयर में, लेकिन संग्रह जब पढ़ेंगे तो उसमें 40 है। देखिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान, इन दोनों का इंपॉर्टेंट रहता है एमडी एंट्रेंस के लिए। ज्यादा चीजें नहीं पढ़ी जाती पीजी के लिए, बस इतनी चीजें कंप्लीटली पढ़ी जाती हैं। बाकी इन सब का रेफरेंस आता रहता है तो उसको नोट करते जाइए, लेकिन इन दोनों चीजों को कंप्लीटली पढ़ लेंगे तो बेहतर रहता है। शारीर स्थान में 12 है, इसमें 6 हैं। निदान में 16 है, इसमें 16 है। चिकित्सा स्थान में संग्रह में 24 है, इसमें 22 है। कल्प स्थान में 8 है, इसमें 6 है। उत्तर स्थान में 50 है, इसमें 40 है। इसमें 150 है तो इसमें 120 अध्याय है, यानी चरक के बराबर।
इसमें चरक के बराबर सिस्टम चलता है। तो ये अष्टांग हृदय देखो थोड़ा सा श्लोकों पर आधारित है, पद व्याख्या है, पद्य के फॉर्म में है और ये गद्य के फॉर्म में है। मतलब इसको आप लोग गा सकते हैं, अष्टांग हृदय को आप उच्चारण में गा भी सकते हैं, याद रख सकते हैं अच्छी तरीके से। और इसको थोड़ा ये इसको गद्य फॉर्म में है। लघु वाग्भट, स्वल्प वाग्भट, वाग्भट द्वितीय इसके रचनाकार हैं। आयुर्वेद का सार समुच्चय कहा जाता है। आयुर्वेद का सार समुच्चय किसको कहा जाता है? देखिए साउथ इंडिया में बड़ी फेमस है, क्योंकि ये सार समुच्चय ये है। आयुर्वेद का सार समुच्चय को कहा जाता है। दक्षिण प्रदेश में देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दक्षिण प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय वाहट के नाम से प्रचलित है। तो साउथ इंडिया में हृदय बहुत अधिक चलती है, वाग्भट संहिताएं, क्योंकि आयुर्वेद को का सार समुच्चय है। इसीलिए कभी कभी ये जब आ जाता है एग्जाम में तो आप लोग घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह से क्यों आ रहे हैं, जबकि बीएमएस के सिलेबस में चरक संहिता लिखी गई है। तो आपको आ सकता है, वो भी आ सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में तो है ही वो तो आ ही सकता है। आगे देखिए शास्त्रीय विशेषताएं। तो इसमें आ रहा है केवल 2 पुष्पिका निदान उत्तर तंत्र के अंत में मिलते हैं। हरितक वर्ग का आर्द्रिका का वर्णन मिलता है, मतलब आदरक वगैरह का हरितक वर्ग में मिलता है। वल्ली कंटक पंचमूल का वर्णन नहीं है यहाँ पर। विपाक लक्षण का सर्वप्रथम वर्णन है। 7 प्रकार का सद्य स्नेहन द्रव्य तथा 4 प्रकार के स्वेद बताए गए हैं। तो षड्विध मर्मों का वर्णन यहाँ है। देखिए पुष्पिका केवल 2 पुष्पिका निदान उत्तर तंत्र के अंत में है, तो ये एक प्रकार का रोग ही है, एक प्रकार का रोग है जो कि उत्तर तंत्र में आपको देखने को मिलेगा। ये एक प्रकार का रोग है, जब आप हायर स्टडीज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। दोनों वाग्भट ने अलग अलग क्यों लिखी? तो दोनों वाग्भट ने देखो पहले पहले ये लिखी गई अष्टांग संग्रह, तो पहले गद्य फॉर्म में चीजें लिख दी जाती हैं। आप भी आप सॉन्ग वगैरह सुनते होंगे, तो पहले आप सॉन्ग के बारे में आप लिख लेते हैं, हिंदी में ही लिख लेते हैं, मतलब एक लैंग्वेज में कि मैं क्या क्या लिखूंगा इसमें, एक गद्य फॉर्म में लिख लेते हैं। और उसके बाद उसको उसके अलग अलग सिनोनिम्स के आधार पर एक पद्यात्मक गाने के रूप में ढालने का कला है अष्टांग हृदय। तो बात मेरी क्लियर आपको हो गई होगी, और पुष्पिका का अर्थ भी समझ में आ गया होगा, एक प्रकार का रोग है। और ये बातें आप लोगों को अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह की समझ में आ गई हो तो बताइएगा कि समझ में आ गई। तो दोनों ने इसीलिए लिखा है, पहले गद्य लिख लिया फिर पद्य लिख लिया। और भी विशेषताएं हो सकती हैं, कुछ अलग अलग विशेषताएं, लेकिन इन दोनों का लगभग लगभग सिमिलर ही रहता है। षड्विध मर्मों का वर्णन। धमनी मर्म 9, अर्श का सूरण पुटपाक, वाजीकरण में उच्चटा का प्रयोग, सौछेदन का वर्णन नहीं है यहाँ पर। विचित्र प्रत्यारब्ध का वर्णन, देखो यहाँ पर विचित्र प्रत्यारब्धता मिलता है, तो विचित्र प्रत्यारब्धता यहाँ का देन है। इसको मैं आप लोगों को समझाया था चरक के दौरान, चरक पढ़ाने के दौरान बताया था। अतिसार में दाढ़ी मास्टक चूर्ण का प्रयोग बताया गया है। उदर रोगों में अयस्कृति का वर्णन मिलता है। तिमिर में गंध युक्त अंजन का, पारद युक्त अंजन का प्रयोग मिलता है। सर्वाधिक टीकाएं हैं 44। अरुण दत्त सर्वांग सुंदरा सूत्र स्थान पर मिलता है। सर्वांग सुंदरा टीका किसने लिखा है? अरुण दत्त ने लिखा है। हेमाद्री ने लिखा है आयुर्वेद रसायन। इस तरह से टोडरमल ने मनोविज्ञान चिंतामणि, याद ही रखना है इसमें सारी चीजें, और धीरे धीरे ये सब चीजें याद होती हैं। परमेश्वर वाक्य प्रदीपिका, जेजड़ अष्टांग हृदय टीका,
हिंदी टीका के बारे में यदि बात करें तो ब्रह्मानंद त्रिपाठी बड़ी फेमस है और हम लोग इसी को पढ़ते हैं, या फिर अत्रि देवगुप्त भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इन ब्रह्मानंद त्रिपाठी का सही रहता है, बेस्ट इन द क्लास। आयुर्वेद अष्टांग हृदय का अरबी अनुवाद है अष्टंकार। अरबी में अष्टंकार बोला जाता है इसको। देखो अरबी वाले जो हैं, यूनानी वाले या अरबी वाले, यूनानी वाले, हम लोगों का ज्ञान जो है पहले कन्वर्ट कर लिए उसमें, अरबी में, और उसको नाम ले दिया खलीफा हारून अल रशीद। तो ये ऐसा लग रहा होगा कि ये अरबी का ही कोई किताब है, लेकिन वो असल में अष्टांग हृदय का एकदम सिमिलर इन नेचर है, अष्टांग हृदय का ही अनुवाद है। खलीफा हारून अल रशीद, 8वीं शताब्दी में किया गया था इसका। क्यों किए? क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, आयुर्वेद का पूरा सार तत्व इसमें मिलता है। अब हम लोग आ जाते हैं छोटी संहिताओं पर, स्मॉलर संहिताओं पर थोड़ी देर में बात करते हैं। और वैसे 1 घंटे हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ पर अपनी बात विराम देनी चाहिए। और अभी आधा ही बचा हुआ है, तो पीडीएफ आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा मैं। और जिन्हें भी क्लास पसंद आई हो, जो नए बच्चे डेमो ले रहे हैं, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या की बात नहीं। ठीक है, फिर आज हम लोग यहीं पर रखते हैं। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, इसके आगे आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, कोई इसमें समस्या की बात नहीं आएगी। और एक जैसे कि सारंगधर संहिता की विषय वस्तु क्या है और उसके विशिष्ट हैं, पूरा उसी का सिस्टम आपको मिलता है। भाव प्रकाश, विशिष्ट योगदान, भूमि के 4 भेद। तो यहाँ पर तीनों संहिताओं का कुछ न कुछ पोर्शन आप लोगों को याद रख लेना। यहाँ तक है आपका सिस्टम। तो यहीं पर हम आज की क्लास को विराम करते हैं। सिमिलर इन नेचर आप लोग उसको भी पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में उपलब्ध करा देता हूँ। तो ये थी आज की फर्स्ट क्लास। इसके बाद हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं। कल शायद आपको मिलेगा, आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग आराम से पढ़िए। अब तो आप लोगों को कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोग कल मिलेंगे, क्विज सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।